बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम को देख रहे, उन्हें दिल की गहराइयों से अस्सलामु वालेकुम। नाज़रीन, आज जो मेरे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत इज़्ज़त से नवाजा और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र के नाम से आगे की तरफ लेके जाते। और आज जब हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, आप खुद इस बात को पता चलेगा कि आप हमारे इन लोगों को, जो हमारे पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान का वक़ार है, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये पहलवान नहीं, ये कौम की एक चट्टान है। ये पहलवान नहीं, ये कौम की एक चट्टान है। ये जो बेल्ट गले में है, ये 900 दिन की शान है। वो सुल्तानी का दावा जो हर रिंग में सच हो, ये ताकत है, ये जज्बा है, ये पाकिस्तान का नाम है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो रिंग के अंदर भी पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर रखती है और कानून की दुनिया में भी मुल्क की खिदमत कर रही है। वो ना सिर्फ एक अजलाती हीरो हैं, बल्कि जहानत और तालीम के अंदर भी एक मिसाल कायम किए हुए हैं। हमारे मेहमान ने खेल के मैदान में पाकिस्तान की ताकत को साबित किया है और ख़ास तौर पर भारत को 3 मरतबा हरा कर नाकाबिल शिकस्त कर देकर इन्होंने अपना जो नाम रोशन किया, वो हमारे पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र है। दुनिया उन्हें दी रिव रोस के नाम से जानती है। और आइए आज मुलाकात करते कानून की डिग्री और इंटरनेशनल रेसलर से, जो मास्टर की तालीम भी हासिल कर चुके, अदलिया की सरकारी मुलाजिम भी है और हमारे लिए फ़ख्र भी है और अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन के नाम से इन्हें पहचाना जाता है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान का फ़ख्र, मोहम्मद बिलाल ख़ान आफरीदी साहब, जो आज हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो बिलाल मच। साहब, कई प्रोग्राम आप हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से भी कर चुके हैं और आज हमने सोचा कि आज हम आपको फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के अंदर आपको गुफ्तगू के लिए शामिल करें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से यही कहता हूँ और मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम जो है लोगों को किस तरह मुस्तफ़ीज़ करें और वो लोग जो हमारे पाकिस्तान के हीरो है, जिन्हें स्क्रीन के ऊपर देख के लोग खुश होते हैं कि इन्हीं लोगों ने हमारे परचम पाकिस्तान को बुलंद किया दुनिया के अंदर जहाँ भी जाके। तो आपका बचपन कैसा था? क्या आप बचपन से ही इसी फील्ड से मुंसलिक हो गए थे? शरीर थे, कैसे थे, किस टाइप की आपका बचपन था? थैंक यू सो मच सलीम साहब। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे दोबारा से जो है वीनस के अंदर बुलाया, क्योंकि और मैं वीनस का भी जो है बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में जो प्रो रेसलिंग टेलीवाइज होना जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, वो इसी चैनल से हुई थी। और मैं इधर मल्टीपल शोज़ में भी आया हूँ और आज आपके शो में फ़ख्र पाकिस्तान जो है, इसमें आने का मौका मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल, अब मैं अगर अपने रेसलिंग के शौक़ पे अगर शुरू से आऊँ तो मैं बिल्कुल बचपन में, मतलब जितना अभी सीधा सादा नज़र आ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था, अपोजिट था। और बहुत शरीर से बिल्कुल शरीर था, कोई शरारती ऐसी था। शरारतें भी की हो जो आपको याद हो? नहीं, बचपन की तो खैर मेमोरीज इतनी याद नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेमोरी याद है वो यही है कि रेसलिंग मैंने बचपन में 3 साल की उम्र में देखना स्टार्ट किया था। ओह! और तब से इतनी ही समझ थी 3 साल के अंदर की ये उस रेसलिंग? समझ तो खैर तब आया, मतलब देखते रहते थे। और समझने, मतलब 97 में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, 94 मेरा बर्थ ईयर है। और 2002 में ज़रा जब समझदार सही से हुए थे, तो तब से ही मतलब यही प्लान था कि बड़े होंगे तो, क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो है उस टाइम पे वो सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन देखता था। मैं जो था, मैं शॉन माइकल, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, रेजर रेमोन, ये मेरे हीरोज़ थे। तो मतलब तो ऐसा नहीं स्कूलों के अंदर भी आप पिटाई कर देते होंगे, किसी से लड़ाई हो जाती होगी तो मारम पीट होती थी ऐसा? नहीं, मैं स्कूल लाइफ से जो है वो थोड़ा सा शरीफ था? इंट्रोवर्ट था, मतलब क्योंकि देखें स्कूल लाइफ में किसी से मारपीट, हाँ अगर कोई अगर करता था तो, क्योंकि मेरी जो एग्जांपल है ना, वो जो मेरी नेचर है, अगर मैं किसी जानवर से कंपेयर करूँ ना, तो एक मगरमच्छ वाली एग्जांपल है। मतलब मैं कोने में जैसे मगरमच्छ पड़ा हुआ सोता रहता है, अब तक आप उसके करीब जाके उसको हाथ ना लगाएं, वो कुछ नहीं करता। तो कभी किसी बच्चे ने इस तरह का हाथ वाथ लगाया आपको, तो आपने उसको भी हाथ वाथ लगाया? नहीं, स्कूल लाइफ में तो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, क्योंकि ना मैंने कभी दोस्त बनाए ना, जब दोस्त नहीं बनाए तो दुश्मनी का भी मौका नहीं मिला किसी से। तो स्कूल लाइफ में तो खैर किसी के साथ इस तरह का इतना वो नहीं रहा, क्योंकि रेसलिंग, मतलब हम स्कूल लाइफ में भी जब थे तो
बच्चे जो थे नॉर्मली उनकी आपसी डिस्कशन यही होती थी, यार फला मूवी देखी उसके अंदर शाहरुख खान ने क्या किया, या फला कार्टून देखा उसके अंदर जो है वो बेन 10 ने जो है क्या किया। अब मैं तो उनसे दोस्ती करता हूँ, जो रेसलिंग की बात करें इक्का दुक्का कुछ ऐसे दोस्त मिलते भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना दोस्ती रही तो ना कभी पढ़ाई झगड़ा में हुआ। कैसे थे आप, इंटेलिजेंट थे या नॉर्मल थे या बिल्कुल वीक? नहीं, मैं पढ़ाई में हमेशा से जो है ना मतलब बुक्स से मैं बहुत दूर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा टॉप 3 टॉप 4 में मेरी पोजीशन रहती थी, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का स्टाइल था, मैं बेसिकली हूँ गुड लिसनर। तो मैं कभी भी बुक्स से इतना नहीं, हाँ अब मैं कभी भी लेक्चर स्किप नहीं करता था, फर्स्ट बेंचर था और टीचर्स के लेक्चर सुनता था और उन्हीं को जो माइंड में फीड हो जाता था उसको जो है मैं अपने वर्ड्स में लिखता क्या था। आप उस वक्त भी टीचरें लेक्चर देती थी या क्या कहते हैं, अब तो मेरे ख्याल है इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो स्टार्ट में आके बुकें पढ़ाती थी तो डायरेक्ट लेक्चर दे के बुक्स सिखाती थी, कैसे करती थी? बिल्कुल, हमारे टाइम पर तो यही होता था कि टीचर्स आते थे और बोलते थे किड्स टुक आउट योर बुक्स फ्रॉम द बैग, तो हम वही अपनी बुक्स निकालते थे और फिर टीचर चैप्टर्स बताते थे, वही रीड भी हो रहा है, फिर टीचर जो है उसको एलेबरेट करते थे, समझाते थे, और जो टीचर समझाते थे वही हम अपने माइंड में फीड कर लेते, मतलब नोट्स बनाने का इतना वो नहीं था। सबसे पहला क्या कहते हैं कौन सा मुकाबला किया और किस उम्र में किया? मैं 2016 में मैंने जो है रेसलिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और 17 से जो है हमारा जो है ऑफिशियल जो है सफ़र रेसलिंग का स्टार्ट हुआ आफ्टर ट्रेनिंग। तो पहला मुकाबला हमारा हुआ था नाज़माबाद के एक छोटे से इलाके में हुआ था, और प्रिंस अली के नाम से एक रेसलर था, तो उनके साथ पहला मुकाबला हुआ था। और एज तो मुझे सही से याद नहीं, मतलब आई थिंक उस टाइम मैं 21 या 22 का होऊंगा, तो 2017 या 18 की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा। पहला मुकाबला जीते या हारे? पहला मुकाबला जीता था। और फिर कंटिन्यूटी इसी तरह रही और या हार भी हुई काफ़ी दफ़ाओं पे? नहीं, मेरी कंटिन्यूटी, मेरा विनिंग रेशियो जो है वो 82 से % से ज़्यादा है। माशाल्लाह। तो और लूजिंग भी मेरी उन मैचेस में हुई लाइक जिसमें फ्लैग उतारना, मतलब पिन फॉल और सबमिशन लूजिंग मेरी आज तक नहीं हुई। उन मैचेस में हारा हूँ जिसमें या तो रेसलर्स ज़्यादा थे तो कोई और पिन हो गया तो उसकी वजह से मैं भी हार गया, या फिर जो है झंडा उतारने वाला मैच है कि भाई जिसने पहले फ्लैग उतार लिया, क्योंकि मल्टीपल स्टिपुलेशंस होती हैं, लेकिन पिन फॉल विक्ट्री मेरी बहुत कम है। फेवरेट कलरों में कौन सा कलर पसंद है? मैं नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट। और शलवार कमीज़ ज़्यादा पसंद है या पैंट शर्ट, या ड्रेसिंग किस तरह करते हैं? मुझे तो नॉर्मली जो है मतलब शर्टलेस रहने का ज़्यादा शौक है, लेकिन पैंट शर्ट जो है वो मतलब अपना रेसलिंग गियर जो है वो ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, इसके अलावा आपके कितने लोगों पर फैमिली मुश्तमिल है? फैमिली में तो वैसे मेरे 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, 3 छोटे भाई हैं और मॉम डैड हैं। अच्छा, कलर कौन सा आपको पसंद है फेवरेट कलर में? ब्लैक और वाइट, ये 2 कलर्स मेरे फेवरेट हैं। मोस्टली मैं वाइट पहनता हूँ। शादी हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। इरादा है? बिल्कुल इरादा है। माँ बाप की पसंद से करेंगे अपनी पसंद से करेंगे? नहीं, करूँगा तो अपनी पसंद से। वैसे तो शादी के मामले में मुझे किसी ऐसा ने- लगता है कि मेरा जो है ना मतलब स्टाइल जो है सलमान खान जैसा है, क्योंकि जिससे पसंद हो जाती है उसके साथ ज़्यादा चल नहीं पाता, और पीछे एक लंबी जो है कतार होती है, मतलब एक साइड में हो जाए तो नेक्स्ट आ जाता। ऑफरें आई किसी की? जी, ऑफर्स तो खैर बहुत सारी हैं। बहुत सारी। वो आपको पसंद आ रही है या वो ज़्यादा ऑफरें दे रही है? क्या लगता है, क्या फीलिंग होती है? नहीं, मैंने एक से एंगेजमेंट कर ली है वैसे, और मुझे माँ बाप पसंद को है बता वो। दिया है? नहीं, मैं एंगेज्ड हूँ और शादी होने वाली है उसी से ही। ठीक है, ब्रेक का इशारा हो रहा है, नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
हाँ, एक मतलब फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी आपको उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपनाइत के साथ खुशामदीद कहता है। जी, बात हो रही थी हमारी खाने में क्या खाना पसंद है आपको? नॉर्मली जो है मुझे वाइट कढ़ाई या वाइट हांडी ये खाना ज़्यादा तो पसंद है। इस रेसलिंग के जो हीरोज़ को ये सारी चीज़ें मना तो नहीं खा सकते, अक्सर खाते हैं या नहीं, मना तो देखें कुछ भी नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूँ छोटी सी ज़िंदगी है, जो आपका शौक़ है ना, हुँ, मतलब जायज़ शौक़ जो है, वो फ़र्क नहीं पड़ता मतलब बिल्कुल कोई भी देखें वो फिर आप अपना वर्कआउट और अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस अगर रखें तो आप बिल्कुल चीज़ें खा पी सकते हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि फ़ेवरेट हीरो के अंदर पाकिस्तान में कौन और बाहर से भी किसी को फ़ेवरेट समझते हैं आप? पाकिस्तानी मीडिया तो इतना नहीं, पाकिस्तानी सॉन्ग ज़रूर सुनता था, लेकिन इतना क्योंकि पाकिस्तान में मूवीज़ वगैरह का तो इतना वो था नहीं। हुँ, और एक्शन एंड कॉमेडी मुझे ज़्यादा हमेशा पसंद रही है जॉनरा जो हमेशा देखने में, तो इस वजह से जो हॉलीवुड से मैंने ज़्यादा देखा है तो उसमें जिम कैरी बहुत पसंद था। आपने दमास्क अगर मूवी देखी होगी तो जिम कैरी जो है बहुत कॉमेडी था। फिर इंडियन अगर देखा जाए तो वहाँ अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो था, क्योंकि वो एक्शन हीरो था ही था और कॉमेडी भी अलग करता था। बचपन में कभी माँ-बाप की मार खाई? जी, माँ बाप की तो नहीं बोल सकता, हुँ, डैड से ज़रूर पिटाई काफ़ी हुई है। अच्छा। इस फ़ील्ड में जाने से आपके वालिदैन खुश थे या ये कहते थे ये क्या तुमने क्या पसंद किया मार-पीट और ये वो? हम उन्होंने वालिदैन तो मार-पीट को पसंद नहीं करते ज़्यादा। तो आपको कोई दुश्वारी पेश आई थी या डायरेक्टली आप उस तरफ चले गए तो और भी हौसला अफ़ज़ाई हुई? नहीं, रेसलिंग क्योंकि देखें हमारे पेरेंट्स जो है ना कभी भी बच्चे का बुरा तो चाहते नहीं है। मारपीट से कोई मारपीट में तो खैर घर वालों ने कभी कोई ये नहीं बोला कि बुरी चीज़ है या क्या है, लेकिन एक ये होता है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को ना एक मुकाम पर देखना चाहते हैं। हुँ, और रेसलिंग पाकिस्तान में ऐसी फील्ड थी जिसका पाकिस्तान में वजूद ही नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। हुँ, तो ऐसी फील्ड को सिलेक्ट करना तो हर पेरेंट्स के लिए जो है ना ये था कि मतलब क्योंकि ये तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने विजन की तरफ वर्क करूँगा तो एक ना एक मुकाम हासिल करूँगा, हुँ, लेकिन पेरेंट्स तो यही देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान में एक चीज़ नहीं है, कमाएगा क्या खाएगा क्या। तो शुरू में बहुत परेशानियाँ हुई और फिर जैसा मैंने बताया कि स्टार्ट हमने जो है वो नाज़िमाबाद के एक छोटे से इलाके से हमने वो गोल मार्केट की तरफ हमारे पास एक क्लब था वहाँ से स्टार्ट किया। तो उस टाइम स्कोप नज़र भी नहीं आता था, लेकिन एट्रियम मॉल वालों ने हमें सबसे पहला मौका ऐसा दिया जहाँ से हमारे लोकल नेशनल लेवल इवेंट्स होना स्टार्ट हुए और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। किस उस्ताद से आपने ये तालीम हासिल की? क्या उनका नाम लेना पसंद करेंगे आप कि इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया एजुकेशन के मामलात में भी और इस फ़ील्ड के हवाले से भी? उस्ताद का तो मैं नाम यूँ नहीं ले सकता हूँ कि वो इंटरनेशनल रेसलर्स ही हैं और मेरा नाम लेने से कहीं उनको उनकी कंपनी से इश्यूज़ ना हो जाएं, लेकिन ये है कि दुबई में परफॉर्मेंस सेंटर था उनका हुँ। और वहीं से जाकर जो है मैंने ट्रेनिंग ली थी। बचपन का कोई ऐसा वाक़या या नौजवानी तक कोई ऐसा वाक़या जो आपको बड़ा दिल को सुकून दे गया हो? कोई ऐसी चीज़, कोई याददाश्त? बचपन तो एज़ यूजुअल मुझे याद नहीं कि बचपन में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा वाक़या यही था कि जब एट्रियम मॉल में फ़र्स्ट टाइम रेसलिंग इवेंट हुआ था, तो क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि पाकिस्तान में हम मतलब जब मैं मार खा रहा था और ऑडियंस पूरा मतलब मॉल जो है मेरे नाम का चैंट कर रहा था, मतलब ऑल ऑडियंस वर डूइंग लाइक कोवू। तो अच्छा। मतलब कोवू ब्रेंडन मेरा रिंग हुँ, नेम हुँ, है। हुँ। तो उस टाइम जब मैंने आँख खोलकर मतलब देखा और पूरा मॉल में वो हो रहा था, तो उस टाइम जो एक्साइटमेंट, है जोश। लिटरली मैं एक तो ये वाक़या था और उसके अलावा रेसलिंग का ही एक और मोमेंट जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैंने खेला। हुँ, तो क्योंकि मैं नेपाल में था और हुँ, नेपाल भी जो है वो मतलब एक हिंदू स्टेट है, तो वहाँ पर भी जब मुझे इंडियन से मार पड़ रही थी और पब्लिक जो है पाकिस्तान जिंदाबाद की चैंटिंग कर रही थी और मेरा नाम चैंट कर रही थी, तो ये दो मोमेंट्स ज़िंदगी के ऐसे थे इसमें बड़ा सुकून हुआ और पता चला कि यार नाउ आई एम सक्सीडिंग इन माय प्रोफेशन। कितने ममालिक में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ? मैं अब तक 4 से 5 ममालिक में जा चुका हूँ, हुँ, जिसमें मोस्टली गल्फ़ कंट्रीज़ और नेपाल का मेरा सबसे ज़्यादा टूर है, क्योंकि अगेंस्ट इंडिया मेरे मैचेस ज़्यादा हुए हैं, हुँ। तो नेपाल में मेरा ज़्यादा चक्कर लगे। पाकिस्तान में तो आपने बता दिया कि नाज़िमाबाद के किसी जगह से आपने आगाज़ किया था कराची के शहर। पहला मुकाबला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस मुल्क में हुआ और किससे हुआ? वो याद है कुछ?
इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला ही पहला हमने पाकिस्तान में ही किया था, जिसमें हमने WWE के रेसलर्स पाकिस्तान बुलाए थे, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में हुआ था। तो उसमें WWE के फॉर्मर रेसलर्स लाइक राइनो, AEW का रेसलर सैमी गवारा, एल्बर्टो डेल रियो फ्रॉम WWE और बहुत सारे हुए थे। तो वो हमने पाकिस्तान में ही किया था, क्योंकि हमारा असल जो ओरिजिनल गोल है वो ये है इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में, क्योंकि अभी एक बहुत छोटा सा मतलब लेवल पे काम चल रहा था स्टार्ट में, तो हमें पाकिस्तान को दुनिया में मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस फैलाना था और बताना था दुनिया को कि भाई पाकिस्तानियों को अमेरिका जाने की नीड नहीं है, बल्कि अमेरिकन को हम पाकिस्तान बुलाकर जो है ना इस इंडस्ट्री को बड़ा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से जो आप कह रहे हो कि इस इंडस्ट्री को बढ़ाने की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर कोई एडवांटेज है, हुकूमती सतह पर इसको देखभाल हो रही है, और ये क्या पॉपुलर हो रहा है या बहुत लाइटली आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप चल रहा है? ये हुकूमती सतह पर तो ये है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर मिला, लेकिन हुकूमत को हमने छेड़ा नहीं इस मामले में इतना, क्योंकि हुकूमत से सच्ची बात बोलें तो हमें वो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, और हमें किसी के आसरे में अपने काम को रोकना भी नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि हुकूमत आएगी, हमारा हाथ पकड़ेगी, हमें आगे बढ़ाएगी। हमारे साथ प्राइवेट स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि स्टार्ट में हमारी स्पीड स्लो स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह के हमारे पास लोग अटैच्ड हैं, तो जैसे हमारे साथ फास्ट ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो हमारे साथ इस वक्त अटैच्ड है। तो इन्होंने अभी प्रीवियस हमारा इवेंट जो करवाया था बहुत ह्यूज लेवल पर हुआ था, रेसलमैक्स 4 के नाम से स्पोर्ट ऑन में हुआ था। तो अब जिस तरह और आगे के हमारे प्लान्स हैं, हमारा पूरा ईयरली जो है वो एक वो बन गया है। तो मैं अदर स्पोर्ट्स से कंपेयर करते हुए अगर बोलूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी और स्पोर्ट्समैन का दिल नहीं दुखाना चाहूँगा, लेकिन हमारी ग्रोथ अब बहुत स्पीड अप हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको ये एग्जांपल दूं, जैसे एक इवेंट हमारा अगर एट्रियम मॉल में होता तो वहाँ से 4 स्पॉन्सर हमारे पास खड़े होते हैं कि यार अब हमारा एक इवेंट इधर होगा, एक इवेंट उधर होगा, फिर मुझे इंटरनेशनल अगर मैच खेलने जाना है तो मुझे किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ते। तो सबसे पहले तो हमें जुडिशरी ही जो है इतना सपोर्ट कर देती है। जैसे मेरा फर्स्ट टूर था जो अभी जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी साहब हैं, उन्होंने मुझे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आज तक मुझे जुडिशरी से ही और वकलाओं से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता। तो जो है बहुत अच्छी पाकिस्तान में अब ग्रोथ इसकी हो रही है। पाकिस्तान का जो मुकाबला, पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया को हरा के जब आप चैम्पियन बने, या जब आपको चैम्पियनशिप की ये मेडल्स मिला, पाकिस्तानी हुकूमत ने आपको वेलकम किया? जिस तरीके से हमारा एथलेटिक्स का नौजवान है जिसको इतनी सारी पजीराई मिल रही है, एड्स के अंदर भी आ रहे हैं, तो क्या आपको किसी एड्स में आने का मौका मिला या इस तरह की कोई ऑफर? नहीं, मुझे जो है एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह तो एज़ यूजुअल उस टाइम नहीं मिले थे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो काफ़ी पब्लिसिटी और मार्केटिंग मेरी हो गई थी उस टाइम पर। अगर मैं सरकारी किसी और इदारे का तो नाम या स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट को तो तरफ से तो कोई ऐसा वो नहीं था। अपनी जुडिशरी से बहुत ज़्यादा उस टाइम वेलकम अच्छा किया गया था, मतलब अच्छे खासे हमारे अफसरान जो है वो मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए थे। ना सिर्फ जुडिशरी बल्कि इवन पुलिस ऑफिशियल्स जो है मुझे काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट पे वो प्रोटोकॉल देने आए थे। लेकिन तो क्या आपने समझते कि सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक आपको तो बहुत अच्छा रखा, फिर उसके बाद सब भूल गए? नहीं, उस टाइम हुआ ये था कि समझ लें वो जो फर्स्ट टूर जो मेरा था ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, लेकिन बस हमारी बदकिस्मती ये थी कि क्योंकि उस वक्त में अपने सिर्फ मुल्क की सरकार को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी वबा फैल गई थी जिसको कोविड-19 कहा जाता है। तो उसकी वजह से जो एक बूम मिला था ना वो मतलब समझ लो गुब्बारा जो है वो फट गया, और उसके बाद हम सब घर में ऐसा कैद हुए। फिर 2021-22 से दोबारा ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ी। अच्छा, इस हवाले से क्या कराची के अंदर ही मुकाबलों के अंदर शमूलियत इख्तियार की या पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर भी जाके इस तरह की चीज़ें? नहीं, ये नेशनल लेवल पर जितने भी अब तक इवेंट्स हुए वो कराची के अंदर ही हुए, तो कराची के बाहर अब तक नहीं हुए। लेकिन इंशाल्लाह भी नेक्स्ट प्लान हमारा रहीम यार ख़ान और लाहौर में है। ठीक है नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
मरतबा फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी उसी प्यार के साथ आपको खुशामदीद कहता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कराची, इसका मतलब ये है कि आपको इस फील्ड में आए 10-15 साल कह सकते हैं, तो क्या सिर्फ कराची को ही मखसूस कर दिया गया और जगहों पे बस वहाँ तो और पहलवानी के मुकाबले होते हैं, ये होते हैं, इसको इतनी चार्मिंग नहीं मिल रही, इतना एडवांटेज नहीं मिला, इसकी क्या वजह? सर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो है ना स्पोर्ट, इसमें इंटरटेनमेंट भी है, एथलेटिसिज्म भी है, स्पोर्ट भी है। तो कुछ इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट वाले वो नहीं चाहते, क्योंकि देखें प्रो रेसलिंग जो है ना दुनिया का सेकंड मोस्ट व्यूअरशिप वाला स्पोर्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट पे हमारी फुटबॉल आती है। तो अब हम लोग जो है ना जिन इंडस्ट्री, मतलब अब जैसा मैं आपको बताऊं कि हमारी जो है एक इवेंट में ऑडियंस जो है उनको बेशक नहीं पता कि रेसलर्स कौन लड़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ रिंग भी लगा होता है ना, तो एक रश लग जाता है कि यार ये एक नई चीज़ होने वाली है। तो इस वजह से जो है ना मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले वो भी मतलब सामने तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन पीछे हमारी कुछ होने वाली चीज़ों को रुकवा दिया जाता है अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। और इसी तरह कुछ और इसी तरह हमसे रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उस इंडस्ट्री वाले लोग भी जो है ना मतलब ये सारे मिलकर चाहते हैं कि प्रो रेसलिंग को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। दिल शकुनी होती है कि यार मैं पाकिस्तान का एक हीरो, लेकिन मुझे वो पजीराई नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, जो दूसरों को मिल रही है, जैसे क्रिकेट है और दूसरे गेम्स है, उनको बड़ा अच्छा लाइक किया जाता है और हमें वो चीज़ नहीं है। 10% 20% की बात है, तो होता है कि यार मैं कहाँ इस फील्ड में आया, किसी और फील्ड में होता तो और ज़्यादा अच्छा था। नहीं, मुझे तो अब तक ऐसा अगर हुआ होता तो शायद मैं तो स्टार्ट की ईयर्स में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम ही छोड़ देता। हाँ ज़रूर, कुछ जो मैंने जिस तरह कुछ अभी जिक्र किया एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के कुछ लोगों का जो नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, तो उनसे थोड़ा मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखें कोई ओहदेदार मुझे आगे बढ़ा नहीं सकता और कोई ओहदेदार मुझे रोक भी नहीं सकता। जब मैंने जैसा बताया एक इवेंट में हमें पब्लिक से इतना या ज़्यादा मोहब्बत और सपोर्ट मिल जाता है कि लोग कुछ इन्वेस्टर्स ना चाहते हुए भी हम पर इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए और हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहिए। तो मैं जो है किसी की उससे डरता है और रुकता नहीं हूँ और यही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री इसी तरह वो खुशी के साथ कौन आगे से एजाज़ मिले आपको, मतलब मुतासिर हो के, जैसे आप खो के हवाले से कह रहे हैं और भी कह रहे हैं, तो जब आप लड़ते थे तो किसने किस तरीके से आपको एजाज़ से नवाजा और कितने एजाज़ आपके साथ हैं? मैं जो है ईस्टर्न चैम्पियन रहा हूँ, एशियन चैम्पियन रहा हूँ, और जो रिंग ऑफ स्लैम जो प्रमोशन था उसका मैं वर्ल्ड चैम्पियन रहा हूँ। फिर जो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग है इसका मैं करंट वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। इस फील्ड के अंदर आने के लिए क्या उस्ताद की ज़रूरत होती है या डायरेक्टली आके मारम मारी शुरू हो जाती है? नहीं, उस्ताद के बगैर तो देखें कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि प्रो रेसलिंग एक गहरा समंदर है और इसकी तो ट्रेनिंग ऐसी है कि इसकी मतलब जब तक आप फील्ड में है ना कोई नई स्किल आपको डेवलप करते रहनी है। तो जब मतलब आप स्टार बन भी जाते हैं ना, मैं अपनी बात छोड़े, मैं अगर अंडरटेकर लेवल की भी बात करूं तो वो भी अगर अपने कैरेक्टर मेकिंग और अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते रहते तो जो है न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। मैदान में आने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली होती है कि ये जो बंदा है इसको मैं कैसे चित करूँगा, ये कैसे मारूँगा, ये किस तरीके से करूँगा? आप पहले ही प्लान बनाते हैं या डायरेक्टली फिर वहाँ कुछ ऐसे मौके मिलते तो जिसकी वजह से जीत हो जाए? हाँ, इसमें जो है हर कैरेक्टर का जो है अपना एक मूव सेट होता और एक फिनिशर होता, तो उस फिनिशर को यूज़ करते हुए जो है ना मैच को एंड करने का वो हमारा प्लान होता। इंडिया के सामने जब मुकाबला हुआ और उस वक्त जो आपने कहा कि लोग एक साथ नारे लगा रहे होते तो बड़ा वो होता, उस वक्त जो इंडिया को हराया उस वक्त कौन से सन में हराया और क्या जीत के हवाले से खुशी की था आपके जहन? इंडिया को अब तक मैंने एक 2020 में हराया था, फिर 2024 में हराया एक मैच, और तीसरा मैंने रिसेंटली बकरीद में हमारा इवेंट हुआ था जब मतलब आधा पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा जो है कुर्बानी कर रही होती है, तो मैं भी उस वक्त इंडियन को ही कुर्बान कर रहा था। तो ईद मैंने इस दफ़ा जो हमारी है वो मनाई ही मैंने उधर है। तो उस टाइम जो है मुझे कम से कम ये एक खुशी हो रही होती है, क्योंकि जिस तरह मैं क्रिकेट को देख रहा होता हूँ तो क्रिकेट में आज तक पाकिस्तान इंडिया से जो है नहीं जीत पाया,
तो मुझे खुशी हो रही होती है कम से कम अपने स्पोर्ट में मैं इंडिया से आज तक नहीं हारा। मतलब वो एक खुशी का लम्हा होता है। और किसी ऐसे हरीफ जो आपको बड़ा टफ टाइम दे गया हो, कोई है ऐसा याद वाकया? बिल्कुल, मेरा जो है अहमद बॉय का, हमारा एक पाकिस्तानी रेसलर है, तो वो उसके साथ मेरी काफ़ी अरसे से चल रही है, मतलब आज तक मैं उससे हारा तो नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 इवेंट्स के अंदर जब जब मेरा उससे मैच हुआ है तो मुझे ये टाइटल जाता हुआ जो है ना नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी जो है, और अभी अपकमिंग उसने मुझे एक लास्ट चैलेंज किया अहमद बॉय का ने, तो मतलब उसने कहा कि या तो वो ये टाइटल मुझसे ले लेगा या रेसलिंग छोड़ देगा। तो सबसे टफेस्ट मेरा अब तक ओपोनेंट वही है। इवन मेरी अगर मैं शर्ट उतारूं तो पीछे बहुत ज़्यादा जख्मों के निशान है कि हमारे जब भी मैच होते हैं तो उसमें शीशे टूट रहे होते हैं, चीज़ें टूट रही होती हैं, पब्लिक भी जो है मतलब टोटल खून खराबा। ये सिर्फ नूरा कश्ती वगैरह तो नहीं होती इसमें? नहीं नहीं, या बिल्कुल फेयर होता है सारी जी चीज़ें? जी बिल्कुल फेयर होता है। मैंने जब अभी चोट का अपनी जो जिक्र किया, इवन ये चीज़ का तो शर्ट ये उतार के मेरी अक्सर आपसे भी ले सकता है। दिखाया कुछ जाता, होता कुछ है, ये भी तो है ना। देखिए, एंटरटेनमेंट का भी मैंने आपसे जो वर्ड यूज़ किया, देखें कोई राइवलरी अगर बिल्डअप करना है एक चीज़ को, क्योंकि एक हाइप क्रिएट करनी है, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी फैक्टर जो है वो ऐड करना ज़रूरी होता। क्योंकि जब तक, क्योंकि अब आप देखें ना, अब तो क्रिकेट भी जो है वो एंटरटेनमेंट बनने लगी है आहिस्ता आहिस्ता, कि मतलब हमारे जो है वो क्रिकेटर्स भी जो है आपस में इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि भाई, क्योंकि हर किसी को ना अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक हाइप जनरेट करनी है, तो इसी तरह हमारे यहाँ भी होता। अहमद वाला मुकाबला अभी तक हो चुका है या अभी होगा? अहमद से अब तक मैं 3 दफ़ा तो जीत चुका हूँ, जिसमें से एक नॉर्मल मैच था, एक हमारा मैच था जिसमें हार्डकोर था, जिसमें तोड़ा तोड़ी ज़्यादा चल रही थी, और पिछला मैच भी हमारा डेथ मैच ही था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो रही है। अब एक लास्ट मैच है जिसमें उसने मुझे लैडर मैच के लिए चैलेंज किया, क्योंकि उसका कहना यह है कि नॉर्मल मैचेस में मैं चीटिंग कर जाता हूँ, तो अब जो मैच हमारा है उसके अंदर हमारी जो बेल्ट ये वाली जो है ये 10 फीट हाइट पे लटकी हुई होगी, और लैडर होगी, सीढ़ियाँ चढ़ के उसको जो उतारेगा वो विन करेगा। तो इस तरह के मुकाबले में बड़ा टफ होता है ये, तो बिल्कुल। कैसा लगता है आपको इस सफ़र में जाने के? ये जो है ये मुकाबला जो है मेरा और अहमद का दोनों का ही लाइफ में, इवन पाकिस्तान के अंदर भी पहली बार होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल आप इवेंट्स तो अल्लाह ना होते करे, रहे। अगर आपका ये एजाज़ जो है वो ले लेता है, तो फिर आप वापस, आप तो लड़ेंगे ना, बकौल उसके कि मैं नहीं लड़ूंगा? नहीं, वो तो उसने अपने कैरियर को लाइन पे लगाया ना, मैंने थोड़ी, क्योंकि वो कंटिन्यूस चैलेंज करे जा रहा है, हारे जा रहा है, तो इस वजह से जो है वो उसने वो तो अपने आप से वादा किया, अपने आप से ऐद किया आपको कि क्या भाई। लगता है, ऐसे वादे टूट जाते हैं या ऐसे वादे पे पाबंदी हो? देखिए, मैंने तो आपको बताया मेरा अब तक विनिंग रेशियो नहीं नहीं, 80% से अगर ज़्यादा ही रहा। मिसाल के तौर पे वो हार भी जाता हो, फिर वापस वो उसी रिंग के अंदर दोबारा आता है, तो फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा? अब देखें, कोई वो ऑफिशियली तो ऐसी बात नहीं हो, तो अब इंसान अगर अपनी बात को बोलकर पूरा नहीं करता, वो तो उसका स्टेटमेंट है। लीगली तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोल कहीं साइन किया कि मैं हार के छोड़ दूंगा। पाकिस्तान का जब परचम फिज़ा में होता है, जब आप एक जीत की सूरत के अंदर उसी नगमों के साथ, तो क्या फीलिंग होती है, क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? जब हम पाकिस्तान में ही होते हैं और हमारे मैचेस चल रहे होते हैं, तब तो हमें लिटरली अपने उस परचम की कदर नहीं आ रही होती, लेकिन मज़ा तब आ रहा होता है जब हम पाकिस्तान से बाहर होता हैं, और वहाँ पर जब हमारा मैच होता है और हमारा जब परचम देख रहे होते हैं हम, क्योंकि हम जब वहाँ के लोगों को देख रहे होते हैं ना, तो एहसास हो रहा होता है कि यार हमारा अपना मुल्क तो कितना अच्छा है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, और तब फ़ख्र हो रहा होता है कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, अपने मुल्क में भी हमें अपने परचम की वही कदर रखनी चाहिए जो हमें यहाँ एहसास हो रहा। और जब हमारा मुल्क का झंडा ऊपर हो रहा होता है, या जब हमारा नेशनल एंथम प्ले होता, तो उस टाइम आप यकीन माने दिल में जो जज्बा आ जाता है ना, मतलब नेचुरली एक वो एड्रेनलिन हमारा जो है वो हो जाता है कि भाई आई एम प्राउड दैट आई एम पाकिस्तानी। पाकिस्तान से जब बाहर आप रेसलिंग के इस मैदान में जाते हैं, तो हुकूमती सतह पर या दोस्त आप लोगों को छोड़ने के लिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने होती है, या फिर वैसे ही बैग उठाया और सीधे उधर पहुंच गए? नहीं, हमारी तो टीम मुझे हमेशा छोड़ने गई है। मेरे जो REW की टीम है, और जो हमारा CEO है मुस्तफ़ा अली ख़ान, तो वो हमेशा टीम हमारी ड्रॉप करने जाती है। फिर जुडिशरी वाले हमारे साथ हमेशा रहे, हमारे फुल सपोर्ट के साथ जो है एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने, मतलब कभी भी मैं ना मायूस गया हूँ ना मायूस आया हूँ।
ठीक, इस पे गुफ्तगू करते नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फक्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातैनी आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा बिलाल साहब, आपसे मैं कहूँगा कि आपको कोई रोल मॉडल या जिससे आप मुतासिर हुए हुए हों, कोई ऐसी शख्सियत? अच्छा, मैं जो रेसलिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैच देखा था 97 में देखा था, और दो आपने फिर पूछा कि भाई उस टाइम इतनी समझ थी क्योंकि 3 साल का था, और जब फिर मैंने बताया 2002 में मैं समझदार हो गया था और तब भी मैंने रेसलिंग देखी थी। तो उस टाइम 97 में भी मैंने शॉन माइकल का ही मैच पहला देखा था, और 2002 में भी जब दोबारा रेसलिंग की तरफ आया था तो शॉन माइकल का ही मैच देखा था। तो शॉन माइकल मेरा हमेशा रोल मॉडल रहा है, और करंटली जो है मेरा फेवरेट जो है वो ड्रू मैकेंटायर है। खून खराबे वाली लड़ाइयों में ज़्यादा मज़ा आता है या वैसी वाली आम सी लड़ाइयों में मज़ा आता है? नहीं, मैं तो खैर वायलेंट लवर हूँ, और मेरा जो मैचेस हैं वो नॉर्मली मैंने जैसा बताया अहमद के साथ भी मैंने वही मैचेस खेले हैं जिसमें चोटें लगती हों। तो मैं हूँ ही हार्डकोर और वायलेंस लवर हूँ, और वायलेंट मैचेस ही खेलना पसंद करता हूँ। मतलब कोई ऐसा कि जिसमें बड़ी तकलीफ़ हो रही हो, बड़ा ऐसी कोई फ़ाइट याद आ रही है आपको? अभी सबसे ख़तरनाक मेरी मैच जो है अहमद के साथ ही प्रीवियस इवेंट में रेसल मैक्स 4 में हुआ था। तो इसमें लिटरली अभी तक मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा निशानात हैं, वो तो शुक्र है चेहरा बच गया, क्योंकि हमने हर तरीके की मतलब शीशे तोड़े और चीज़ें तोड़ फोड़ करी, और उस मैच में हमारी ट्यूबलाइट भी आप समझ लें 30 ट्यूबलाइट्स तो यूज़ हुई हैं, ओह! और अलग अलग तरीके से तोड़ी गई हैं। तो अहमद का भी जो है वो कंडीशन बड़ी ख़राब है आज तक, और मेरी भी अभी तक जो है वो रिकवरी चल रही है। ऐसे मेडल कितने आपके पास है जिस पे आपको ये होता है कि घर भरा हुआ है? या मेरे पास 5 वर्ल्ड टाइटल्स हैं, और 1 ईस्टर्न टाइटल है, और 1 एशियन टाइटल है। इतने सारे अवार्ड्स हासिल करने के बाद कभी कोई फ़ख्र होता है कि मैं पाकिस्तानी ऐसा हूँ कि जिसके अंदर वो, और कोई ऐसी याददाश्त जो आपको याद दिला रही हो कि आपको बहुत ही पजीराई मिली हो और आपका दिल ये कह रहा हो कि यार ये मेरा वतन से जो मुझे मोहब्बत और प्यार है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि मुझे मतलब कंट्री की तरफ से कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, मोहब्बत मिले या ना मिले, ये तो एक अलग चीज़ है। मैं सेटिस्फाई ये हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कराची में लोगों से मिलता हूँ, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता था, कोई कुछ बनना चाहता था, लेकिन बूढ़े होने के बाद वो उनको अपने आप से एक सवाल होता है कि यार घर की जिम्मेदारी नहीं होती या ये नहीं होता तो मैं वो नहीं कर पाता, काश मैंने ये किया होता। तो मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से यही एक एम्बिशन था, यही एक गोल था। तो जो है मैं अपने आप को बुढ़ापे में कम से कम ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने कोशिश नहीं की, या घर की जिम्मेदारियां थीं, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने इस गोल को रोका नहीं खुद से। और इस बात पे ज़्यादा खुशी होती है कि पाकिस्तान में, क्योंकि जब मैं था मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं बाहर गया, वहाँ से यहाँ आकर सीखा, प्लेटफॉर्म मैंने पाकिस्तान में इसका फिर बनाया। तो सेटिस्फेक्शन इस चीज़ की है, मैं अपने मुल्क के लिए, ज़रूरी नहीं है मैं किसी फोर्स को ज्वाइन करता या किसी इदारे को ज्वाइन करके मुल्क की खिदमत करता, ये भी एक खिदमत है कि मैंने यहाँ के आने वाले यूथ को जो रेसलर बनना चाहते हैं, WWE टीवी पर देखकर सोचते थे कि काश यार हम भी बनते, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। नहीं, आपकी स्कूल लाइन के अंदर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त स्कूलों में भी इस किस्म के मुकाबले होने चाहिए या नहीं? देखें, मैं समझता हूँ स्कूल्स में भी इस चीज़ के जो है स्टार्टिंग मतलब एक एज लिमिट होनी चाहिए जब इसकी परमिशन मिले, लेकिन ट्रेन बच्चे को जो है ना कम से कम पहले से हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो फील्ड भी अच्छी है और वर्ल्ड वाइड मोस्ट व्यूअरशिप वाली स्पोर्ट है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रियल लाइफ में भी आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का पर्सन बनाती है। पाकिस्तान के अंदर क्या इसकी कोई चार्मिंग है कि ये वाला काम इस फील्ड में
नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे कि वाकई इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? चार्मिंग तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, और मैं नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको रेसलर बनना है तो वो ये ना सोचें कि इसका प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, या हम ट्रेनिंग लेंगे और पाकिस्तान से भाग जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरे पास स्टूडेंट्स जो आते हैं, मैं उनको यही ज़्यादा से ज़्यादा सिखाता हूँ कि यार आपको मुल्क छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर फील्ड का बंदा जो है मुल्क छोड़ के भाग रहा है। वो भाई अगर सभी पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो मुल्क को कौन वो बनाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो रेसलर्स हैं वो यहाँ पर ही रहें, और इंडस्ट्री को जितने रेसलर्स यहाँ रहेंगे, और वैसे भी देखें बाहर जाएंगे वो पहले अपने रेसलर्स को आगे लाएंगे। पॉलिटिक्स जो है ना वो हर जगह ही है, हर फील्ड में। तो जो गोरी चमड़ी है वो तो कभी चांस भी नहीं देगी आपको प्रॉपर आगे आने का। हमारा बहुत अच्छा एक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर था मुस्तफ़ा अली, वर्ल्ड चैंपियनशिप तो क्या, उसको तो आज तक जो है मिड कार्ड टाइटल भी खिलाते हैं, तो उसके बाद जो है वो बेचारा हार के घर ही पड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर रह के आप लोग जितना अच्छा करेंगे ना पूरी दुनिया में यहाँ का भी नाम होगा, पता चलेगा कि भाई, क्योंकि मेरे पास जो है अलग अलग कंट्रीज से रेसलर वो कांटेक्ट करते हैं कि भाई बुक अस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त रेसलिंग इंडस्ट्री में जो है ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। अच्छा बिलाल भाई, आपको किस किस नाम से पुकारा जाता है? मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा जो है नेम्स मिले हैं रेसलिंग के अंदर, खिताब मिला। इंडियन को हराने की वजह से मुझे जो सबसे ज़्यादा एक नाम मिला है द इंडियन स्लेयर कहा जाता है। फिर मेरा जो तोड़ फोड़ वाला स्टाइल है इस वजह से मुझे जो है द अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन भी कहा जाता है। और जो मेरी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा, तो फीमेल्स जो है वो मुझे द शामन ऑफ सेक्सी कहती हैं। अच्छा, तो कौन से रेसलर के साथ आप अब चाहते हैं कि खेलना चाहिए मुझे? अगर मेरा जो ड्रीम ओपोनेंट की मैं बात करूँ ना, तो वैसे तो मेरे 2 ड्रीम ओपोनेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि जॉन मॉक्सली के साथ मैं खेलना चाहता हूँ। जॉन मॉक्सली इस वजह से क्योंकि जॉन मॉक्सली दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्रूटल रेसलर समझा जाता है, तोड़ फोड़ वाले मैचेस करता है सारे, और मेरा फेवरेट भी है वो। उसके साथ मुझे मैच करना है ताकि मैं एक टफ मुकाबला हो, वो ज़्यादा खून बहाता है या मैं ज़्यादा खून बहाता हूँ। और सेकंड में अगर बात करूँ तो मैं ट्रिपल एच के साथ खेलना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा रिंग का जो रेसलिंग स्टाइल है वो ट्रिपल एच से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। क्या चीज़ें आपके मुशाबा करती है, जैसे आपने आखिर में भी बोला, किस रेसलर से? जॉन मॉक्सली, जॉन अच्छा। मॉक्सली के साथ। अच्छा, इसके अलावा आप समझते हैं कि इस वक्त आपका कौन सा, अगर मैं सियासत की बात करूं, कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन है? सियासत के हवाले से आप हमारे मुल्क की जो सियासत चल रही है उससे कितने मुतमईन नज़र आते हैं? जनाब मैं अगर इस चीज़ पे अगर बात करूं तो मैंने सच्ची बात बताऊं तो करंट अफेयर्स में आज तक कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं है। मतलब पेरेंट्स से भी मुझसे जो शिकायत रहती थी वो यही रहती थी कि यार तुम्हें पता ही नहीं है मुल्क में क्या चल रहा है, कौन इस वक्त प्रेसिडेंट है क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट लिया नहीं। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो सुनने में आ जाता है तो उसमें मैं अपना आइडियल अगर जिस शख्स को मांगता हूँ वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, क्योंकि जैसे भी मतलब वो उनको लोग कहते हों, मेरे हिसाब से ही इज़ अ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन हिज फील्ड। वाई, क्यों? मतलब क्या इसमें, क्या ऐसी क्वालिटी, क्या ऐसी खूबी, क्या? देखिए मुल्क के लिए कुछ किया है नहीं किया इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं पास कर सकता, और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें मुल्क में जो आज तक किसी ने नहीं किया वो उन्होंने कर लिया। सबसे पहले तो यही बोलूँगा, अपने जो है वो 5 साल की जो पाकिस्तान में कभी हुकूमत में अपना नहीं कर पाता था वो जरदारी साहब ने किया। और कोई कितना भी उनको कुछ बोले, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड सक्सीडिंग। मतलब वो अपनी फील्ड में हर तरीके से एक सक्सेसफुल ठंडे दिमाग के साथ फेस करते हैं सारे। बिल्कुल, मतलब इस तरह का सियासतदान बहुत कम नजर आता है बिल्कुल, और वो सक्सेसफुल है। क्योंकि देखें मैं अगर किसी नाकाम बंदे को अपना रोल मॉडल अगर समझूं तो मैं भी शायद उसको फॉलो करते करते नाकाम हो जाऊंगा। कौन कौन से शोबों के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त? मैं इस वक्त जो है LLB मेरी एजुकेशन है और LLM मेरा वो चल रहा, तो मैं जुडिशल एम्प्लॉई हूँ अभी। इन नौजवानों को, हमारे पाकिस्तानियों को, और बकौल आपके कि मेरे साथ ज़्यादातर फीमेल मुझसे ज़्यादा अटैच हैं, उन सबको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेल हों या फीमेल्स हों, या कोई मैं पैगाम तो ऐसा इनको? जी बिल्कुल, मेल्स फीमेल्स बच्चे, क्योंकि फीमेल्स के अलावा मेरी जो है बच्चों में भी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई अगर आपको सिर्फ रेसलिंग नहीं,
कोई भी फील्ड में जाना है, कोई भी काम करना है, आपको एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, जेवलिन थ्रो करने वाला बनना है, मतलब जैसे हमारे अरशद नदीम साहब थे, देखें उनकी भी फील्ड का पाकिस्तान में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चे सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही नहीं बनते, आप उनको मौका दो, उनको सपोर्ट करो, तो वो आपको अपनी ही मनपसंद फील्ड में, क्योंकि मेहनत सब जगह है, आपको डॉक्टर भी बनना है, उसमें भी मेहनत से आप पढ़ेंगे तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे। तो बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने गोल से हटो नहीं, बीच में हर्डल्स आती हैं, आपको सब हर्डल्स से लड़ते हुए, तूफान से लड़ते हुए जो है आगे बढ़ना है, और वही भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है, सब करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ो, गोल आप अचीव कर लोगे। और उनके पेरेंट्स को यही बोलूँगा, बच्चे को कभी डीमोटिवेट नहीं करें, आप हमेशा बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो वो आपको एक ना एक दिन जो है प्राउड फील कराएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल अफरीदी साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और इसका लबो-लुबाब, इसका मकसद यही है कि आपका जो पहला कदम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तो हर शख्स स्पोर्ट्स के हवाले से तवाना भी होता है और अच्छा भी लगता है उसको। तो कोशिश ये करें कि आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो उसके साथ ईमानदारी के साथ शामिल हो और अपनी प्रैक्टिस को हमेशा बरकरार रखें, तो आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके इस पाकिस्तानी परचम को जब बुलंद करते हैं तो पाकिस्तानी भी बड़े खुश होते हैं। और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आप इस चीज़ को छोड़ के कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा, बल्कि आप अपने बलबूते के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ऐसे कई लोग हैं, आप स्पोर्ट्स को देखते हैं तो वो अपने हवाले से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यही इंशाअल्लाह ताला जब आप आगे बढ़ेंगे और आपको खुशी के पैगाम मिलेंगे, तो स्पोर्ट्स के हवाले से मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप सच्ची नीयत के साथ इस फील्ड में आएँ और आप हारने के बाद ये ना सोचें कि मैं ख़त्म कर दूं इस फील्ड को, बल्कि हार के साथ हमेशा जीत होती है। और जीत उसी वक्त होती है जब आदमी हार के जीतता है, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार गुरबत ने अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।